बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर-ओ-आफियत से होंगे। मेरा नाम वारिस शाह है और मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूँ। आज हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों को पहला लेक्चर याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि प्रोग्राम क्या होता है। मैंने बताया था कि प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि किसी खास काम को करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है। अब जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो मुझे कोई बात आपको समझानी है तो इंस्ट्रक्शंस आपको देनी पड़ेंगी, और अगर मैं यहां पर कोई ऐसी जुबान बोलना शुरू कर दूं जो आपको समझ नहीं आती है तो मेरे इंस्ट्रक्शंस देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। इसी तरह से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस इंसानी जुबान में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कंप्यूटर इंसानी जुबान को नहीं समझता है। तो मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैंने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, और ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं कंप्यूटर को दूंगा किस लैंग्वेज के अंदर दूंगा? उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है और कंप्यूटर प्रोग्राम उसको समझता है। ठीक है। अच्छा, अगर अब यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहां पर वर्ड लैंग्वेज को यूज किया गया है। लैंग्वेज मतलब जुबान है ये। ठीक है। इंग्लिश की बात कर लें, उर्दू की बात कर लें या किसी लैंग्वेज की बात कर लें, हर एक लैंग्वेज को समझने के लिए और उसमें कुछ लिखने के लिए आपको उस लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ते हैं आप, इंग्लिश की टीचर्स आपको सिखाते हैं, सारी ग्रामर सिखाते हैं। ठीक है। वॉज कहाँ लगता है, वर्ड कहाँ लगता है, हैज बीन कहाँ लगता है, हैड बीन कहाँ लगता है, ये सारा सीखते हैं आप। उर्दू की बात कर लें, उर्दू के अंदर इसमें फेल क्या होता है, इसमें नकरा क्या होता है, और बाकी सारी ग्रामर्स आपको उर्दू में सिखाई जाती है। क्यों? ताकि आप उस ग्रामर को समझते हुए उस जुबान में लिख सकें। बिल्कुल ऐसे ही बेटा जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को समझना पड़ता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर मुझे नहीं आती है तो उसको मैं प्रोग्राम को भी नहीं लिख सकता हूं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं all the grammatical rules to write a computer program is called syntax of the language। बेटा ये जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के, इन ग्रामेटिकल रूल्स को क्या बोलते हैं बेटा जी? सिंटैक्स का नाम देते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर बेटा जी आप प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका नहीं बन सकेगा। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग बेसिक्स से मुराद हमें तमाम ग्रामेटिकल रूल्स को सीखना पड़ता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को लिख सकते हैं, और अगर ये ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है। ठीक हो गया बेटा जी? ये था हमारा किसके बारे में? प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में। अगली बात बेटा जी जो आज के टॉपिक के अंदर हमने करनी है, ठीक है, वो है रिजर्व वर्ड्स। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। ठीक है जी। अच्छा बेटा, यहां पर इसको दूसरा नाम भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स का नाम भी देते हैं। या तो हम इसे रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं। बेटा रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है जी। दो चीजें यहां पर मैंने आपके सामने बयान की हैं। ठीक है। क्या होता है? ये रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है बेटा? इनका जो मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर, जो मीनिंग होता है, ये मीनिंग बेटा जी प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड से मुराद ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं हर एक का अपना काम है, वो अपना काम ही करेगा। अपने काम के अलावा कोई दूसरा काम उसे नहीं करवा सकते। जैसे केमिस्ट्री वाला टीचर आके क्लास में क्या पढ़ाएगा? केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी वो फील्ड नहीं है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता है, उसका काम नहीं है। ठीक है। आपकी तलीमी इदारे के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उसका काम पहले से डिसाइडेड है कि उसने सिक्योरिटी करनी है। गेटकीपर का काम गेटकीपर करना है, प्रिंसिपल का काम प्रिंसिपल के फाइल अंजाम देनी है। बेटा इसी तरह से इस लैंग्वेज को जब डेनिस रिची ने बनाया था तो लैंग्वेज को बनाने के दौरान बहुत सारे वर्ड्स को पहले से डिफाइन करके लैंग्वेज के अंदर डाल दिया,
और उनका क्या किया, उनका मीनिंग डिफाइन कर दिया कि हर एक का अपना मकसद है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं इफ की, तो इफ क्या है, इफ एक रिजर्व वर्ड है, ये बेटा किसी कंडीशन के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसने और कहीं इस्तेमाल नहीं होना, इसने हमेशा कंडीशन के साथ इस्तेमाल होना है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बात करता हूं फ्लॉट है, तो फ्लॉट क्या है, फ्लॉट एक रिजर्व वर्ड्स है जो डेटा टाइप को शो करता है, ऐसी डेटा टाइप जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर बेटा जी वाइल है, वाइल एक रिजर्व वर्ड है, जैसे डू है, डू एक रिजर्व वर्ड है, स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट एक रिजर्व वर्ड है। ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इन तमाम वर्ड्स का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, जैसे मैंने दो का पर्पस आपको बताया, ऐसे सब का स्पेसिफिक पर्पस है, वो अपना पर्पस परफॉर्म करेंगे, आप इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं आप इनको कैन नॉट रीडिफाइन, मतलब इनका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, जो इनका काम है इसके अलावा कोई काम नहीं करवा सकते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, और आप इनके मीनिंग को अगर बेटा जी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर इफ है, तो इफ को अगर मैं डेटा टाइप के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, डेटा टाइप के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दूसरी बात बेटा जी, किसी भी रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ए है, ए एक वेरिएबल, मैं कहता हूं जी ए की वैल्यू है 10, तो ये बात तो समझ में आती है क्योंकि ए रिजर्व वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कहूं कि इफ इज इक्वल टू 10, या मैं ये कहूं कि फ्लॉट इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा जी गलत हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व वर्ड का काम क्या होता है, ऑलरेडी डिफाइंड है, उसने वही काम करना है, रीडिफाइन नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई और काम नहीं करवा सकते। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनको वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी लैंग्वेज एंड दे कैन नॉट बी रीडिफाइंड फॉर एनी पर्पस। अगर आप उनको रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सवाल का लाजमी तौर पर जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिले। इंशाल्लाह बेटा जी मैं पूरी बुक की वीडियोस इसी तरह से तरतीब से सारी अपलोड करूंगा, तो आपने वीडियोस को, चैनल को देखते रहना है, वीडियोस को देखते रहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।